नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 11 जुलाई 2022 एमटीएस के सभी पालियों का एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा सभी पालियों में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एक ही साथ लेकर आए हैं। दोस्तों एनालिसिस का ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है जो आगामी समय में एमटीएस का एग्जाम देने वाला है, साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है। दोस्तों बहुत सा क्वेश्चन जो है एनालिसिस में रिपीट ही हो जाता है, जो हम आपको ओरली या फिर लिख के बताते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए आप रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे आज 17 क्वेश्चन पूरे दिन भर में टकराए, वो सभी क्वेश्चन को आप इस वीडियो में पाएंगे अगर आप हमारा एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और एक कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जो आप पीछे एनालिसिस का वीडियो देखे उससे ये क्वेश्चन आज टकराई थी कि नहीं टकराई थी। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है। दोस्तों खाली सागर पूछा जाता तो दक्षिणी चीन सागर आपका आंसर होता। हम आपको पता ही है कोरिलेट करके पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी पढ़ाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है, ये है कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चूँकि ये सागर तो है लेकिन इसकी जो है बनावट झील के जैसा है, तो इसीलिए सबसे बड़ा झील कहा जाता है इसे, जो किस पानी का है, खारे पानी का है। वहीं ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी सागर अगर खाली पूछा जाता तो दक्षिणी चीन सागर होता है आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अंतर्देशीय शब्द को मिटा दिया जाता तो दक्षिणी चीन सागर आंसर होता, और जो कि ऑप्शन में दिया भी गया था, लेकिन यहाँ पे अंतर्देशीय लग के जो है क्वेश्चन का आंसर बदल गया। विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, तो प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे गहरी महासागर प्रशांत महासागर ही है। और सबसे गहरा स्थल कौन सा है, मरियाना खाई, जो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। तो इतनी बात आप याद रखिए, आने वाली शिफ्ट के लिए जो है यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य टकराएगी। अगला एक प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था दोस्तों कि पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी। दोस्तों ट्रांसजेंडर आप समझ रहे हैं, तो इस प्रकार की जो पहली महिला थी ये पद्मश्री प्राप्त की थी, इनका नाम था मंजमा जोगती, यही राइट आंसर था। अब पद्मश्री के बारे में थोड़ा सा चर्च करेंगे। भारत में जो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। 2 नंबर पे आता है पद्म विभूषण। कौन सा, पद्म विभूषण 2022 में 4 आदमी को दिया गया है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है पद्म भूषण, क्या, पद्म भूषण। और 4 नंबर पे आता है पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार का। अब पद्म विभूषण आया है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। पद्म विभूषण जो है 4 आदमी को दिया गया है लेटेस्ट में। ये कैसे याद रखेंगे आप, तो प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। तो इसमें एक बिपिन रावत जी हैं, एक कल्याण सिंह है, एक कोई कल्याण है, बिपिन रावत है, एक प्रभु राधे श्याम खेमका है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत जी का कल्याण हो गया। हमारे पहले सीडीएस थे और इनको जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक प्रश्न आया था गरजता चालीसा नाम से किस हवा को जाना जाता है। दोस्तों गरजता चालीसा हो, प्रचंड पचासा हो, गरजता साठा हो, ये सब पछुआ पवन के उदाहरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पछुआ पवन हो जाएगा। अब पवन से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया तो हमने भी आपके आगामी शिफ्ट के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट पवनें हैं जो अलग अलग देशों में फ्लो होती है उनको रख लिया। जैसे मिस्ट्रेल फ्रांस में बहती है, सिराको इटली में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्लैक रोलर ये यूएसए के अंदर बहा करता है, ये भी तूफान है। अगला एक प्रश्न आया था कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ये भी टकराया है। तो हॉकी में जो है 11 प्लेयर होते हैं, 10 जो है फील्ड के अंदर और एक गोलकीपर रहते हैं। गोलकीपर जो है श्रीजेश, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय हॉकी टीम के एक खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीतने में इनका भी योगदान है। तो इनको जो है दिया गया है इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पी श्रीजेश को। इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने आदमी को दिया गया, तो टोटल 12 आदमी को। जो ओलंपियन है उनको तो दिया ही गया, उनके अलावा एक जो है मिताली राज जो महिला क्रिकेट से संबंधित है, और दूसरा सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से है, भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इनको भी दिया गया। तो टोटल 12 आदमी को दिया गया, आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद का जो पहला नाम था राजीव गांधी पुरस्कार था,
इनकी शुरुआत 1991 में होती है, 92 में पहली बार दिया जाता है। इसका नाम बदल के अब जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था कि समता का अधिकार भारत से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी टकराया है। आपको मैं पहले बताया दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल है 12 से 35, इसको आप अच्छे से कवर करके जाइए। यहाँ से जो है क्वेश्चन हर दिन पूछा जा रहा है, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि समता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में वर्णित है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक को आर्टिकल को कवर करता है, भाग 3 को देखता है में रखा गया है। ग्रहण किया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, सजा आदि प्रावधानों में सुरक्षा की, भाई जो कम गलती के लिए अधिक सजा न हो जाए इस प्रकार को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 में क्या है, मानव तस्करी पे रोक। 24 में क्या है, बाल श्रम पे रोक, जो आज ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है 24, और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है एनालिसिस के दौरान हम बताए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट। 25 से 28 से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा करना स्पष्ट होगा आने वाले शिफ्ट के लिए कि आर्टिकल 21 जो है ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं जो वर्तमान में 6 है, ये विषम परिस्थिति में बदला जा सकता है, यानी रोक लगाया जा सकता है इस पर। लेकिन एक आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है, ये नहीं बदलते हैं चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। दूसरा है कि 24 जो है, इससे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे आप नहीं लगा सकते, ये शोषण है एक प्रकार का। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट लगाते हैं, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे आत्मा का उपाधि दिया गया है। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जहां हमने बजट की प्रक्रिया सब बताई है। जहां 23 के बी आर्टिकल पूछा गया था वहां पे हम सब कुछ बता दिए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी लड़ी है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल 368 में रखा गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है 12 सदस्यों का, ये कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही राज्यसभा में चुनाव की पद्धति है, चुनाव की जो पद्धति है कि हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश ले लेंगे, इसके जगह पे नया सदस्य को फिल किया जाएगा, तो ये भी पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नहीं मिला था इसे हमें, लेकिन कार्बन का जो प्रमुख अपरूप है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, और कोयला को भी आप कार्बन का अपरूप ही मानते हैं। तो इस प्रकार के सब कार्बन के अपरूप है। इनके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है, वहीं पे हीरा ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट जो है होता है, क्या होता है, विद्युत का कुचालक या सुचालक। तो आपका आंसर है जो है गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को, जिसे पेंसिल बनाने में उपयोग में आती है। पेंसिल जो आप देखते हैं, जो घर में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, वो पेंसिल किससे बने होते हैं, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है ये है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में एक और चीज का उपयोग होता है, भारी जल का। आप साधारण जल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कारगर नहीं होता है। अब नाभिकीय रिएक्टर की बात आई है तो थोड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर समझ लीजिए। नाभिकीय रिएक्टर जो है ये विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करती है, और इसको सबसे पहले कौन देखा था, तो एनरिको फर्मी, जो शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। तो आपको ये भी याद रखनी चाहिए। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी नृत्य से तो संबंधित है ही साथ ये भरतनाट्यम भी कर लेती है, कुचिपुड़ी भी कर लेती है, और छौ भी कर लेती है। अब थोड़ा सा बताएंगे कि ओडिसी जो है उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है केरला में भी होता है, थोड़ा तमिलनाडु में होता है, साउथ भारत के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, और छौ जो है ये उड़ीसा में भी होती है, झारखंड में भी होती है। आपको ये देख लेना है। तो संयुक्ता पनिगरी भी ओडिसी से संबंधित है। आने वाले शिफ्ट के लिए हमने इनका नाम चूज किया है, संयुक्ता पनिगरी का। आज पूछा गया सोनल मानसिंह। तो आप देख लीजिएगा कि ये सब जो है नृत्य कहाँ कहाँ से है, थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको रखना है। साउथ में जो है बहुत से नृत्य किए जाते हैं, 1 से अधिक राज्यों में, लेकिन कुछ राज्य में विशेष रूप से किए जाते हैं, और ऑप्शन में अगर वो है तो वही आंसर होती है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है यह 1960 ईस्वी में किया गया था। और ये जो है क्या काम करता है, तो भारत के जो तटवर्ती देश है, जैसे अपना नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस प्रकार के जो तटवर्ती देश हैं उनसे जो सड़क लगती है उसकी जो देखरेख है, रख रखाव का कार्य है, ये संभालती है।
एक प्रश्न आया था डायरेक्ट कि कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है। अभी हमने इसका चर्चा कर ही लिया है, ये आंध्र प्रदेश का है प्रमुख रूप से कुचिपुड़ी डांस। अब देखते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, घूमर राजस्थान का है, घुमरा, एक तो हमने देखा घूमर, अब हम देख रहे हैं घुमरा, ये घुमरा हरियाणा का है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ घूम रहा लिखा गया है लेकिन ये घुमरा है, हरियाणा का है। गोटीपुआ उड़ीसा का है, सतरिया असम का है, जट जटिन सामा चकेवा ये दो नृत्य हैं, ये बिहार के हैं, बिरहा भी बिहार के हैं, ये झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। दोस्तों ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी प्रकार के पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे तथा हमारे चैनल पे जो भी चीज़ अपडेशन आती रहती है आपको वहाँ पे सूचना प्राप्त होती रहेगी। एक प्रश्न आया था दोस्तों, सुचेता कृपालनी से संबंध एक प्रश्न आया था, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाने के कारण हम आपको इसका राइट आंसर नहीं बता सकते। अगर आप में से कोई ने एग्जाम दिया है और इससे जो ऑप्शन है वो हमें पोस्ट करके बताएं तो हम इसका जो है राइट आंसर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं हमारा चैनल न्यू है लेकिन जो है अनुभव काफ़ी पुराना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमारे बारे में आप पढ़ सकते हैं। सुचेता कृपालनी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी यूपी के, और वहीं पे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी पूछा जाता जो सरोजनी नायडू थे, वो भी यूपी के ही थे। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। वहाँ पे 4 पड़ोसी देश का नाम दिया गया होगा जिसमें श्रीलंका जो है ये सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। श्रीलंका की राजधानी बदल गया है, पहले कोलंबो हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन एक और राजधानी क्रिएट कर लिया गया है वहाँ पे, श्रीवर्धनेपुरा कोट्टा, श्रीवर्धनेपुरा कोट्टा नाम है उनका, तो एक नया राजधानी बन गया है। वर्तमान में श्रीलंका में दोस्तों क्राइसिस चल रहा है, सबको पता है कि श्रीलंका जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ पे खाने को जो है दिक्कत हो रही है। और उनका जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे जो है आज ही के दिन इस्तीफा दिया है। देखिए क्या संजोग है, आज ही इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, तो पाक जलडमरू मध्य है, एडम्स के ब्रिज स्थित है। और ये श्रीलंका कब आज़ाद होती है, तो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमारे जमाने यानी 2013 ईस्वी से अभी तक ये जो है एसएससी पूछता आ रहा है। इस क्वेश्चन को पता नहीं किस शिफ्ट में फिर से पूछ दिया जाए कि श्रीलंका कब आज़ाद हुई ब्रिटेन से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को छर पनहरा कहा जाता है। काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और टफ प्रकार का क्वेश्चन कहा जाएगा इसे, क्योंकि बहुत सारे बुक में, बहुत कम बुक में ये चीज देखने को मिलता है कि छर पनहरा। लेकिन आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे जो भारत का जो है नृत्य और यहाँ के कल्चर व्यवस्था से रिलेटेड है, उसमें ये दिया गया है। तो ये जो है जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है छर पनहरा। जगन्नाथ यात्रा जो होता है उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और यह भी हाल में ही हुआ है, 1 जुलाई 2022 को इसी महीने कराया गया है जगन्नाथ यात्रा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है करंट सेक्शन के लिए। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। साथ ही साथ उड़ीसा के मंदिर से क्वेश्चन आया है, तो उड़ीसा के दूसरे मंदिर से हम अगले शिफ्ट के लिए VVI करके रखेंगे। ये कौन कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और 10 रुपये की नोट के पीछे में आप कोणार्क के सूर्य मंदिर को आराम से देख सकते हैं। एक प्रश्न आया है दोस्तों कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। टफ क्वेश्चन था ये, मैं इस पे हिंट दिया था लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि परसेंटेज कितना है। मैं ये बताया था कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र, जो अभी भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा हुआ है, आने वाले शिफ्ट के लिए रेडी है। और लेकिन इसका आंसर था 17.6%। ये थोड़ा टफ प्रकार का क्वेश्चन था क्योंकि भाई आंकड़ा जो है याद करना थोड़ा दिक्कत है जनसंख्या से। अब देखते हैं जनसंख्या से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, क्योंकि हर शिफ्ट में आ जाए। सबसे अधिक साक्षरता केरल में है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इलवारी वंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इलवारी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को और क्या कहा जाता है, तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ये गुलाम वंश से रिलेटेड था। हालांकि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1206 ईस्वी में करते हैं। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश आता है जो इसे अच्छा शासक जो गुलाम वंश को संभाला तथा गुलाम वंश का मुख्य शासक भी कहा जाता है, मुख्य संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों बता दें गुलाम वंश की ही लड़की है रजिया सुल्तान, बेटी थी जो भारत की पहली महिला शासिका बनी और आखिरी भी है सल्तनत काल की। उसके बाद सल्तनत काल में कोई भी महिला शासक या शासिका नहीं बन पाई। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत की बात आ गई है तो बता दें टोटल 5 वंश शासन किए, गुलाम,
खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और लोदी वंश के साथ जो है सल्तनत की समाप्ति होती है और मुगल वंश की स्थापना होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के साथ, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर विजय रहा था। साथ ही साथ इससे एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक कौन से वंश शासन किया, तो आपका आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है ये सबसे अधिक समय तक शासन किए थे पांचों वंश में जो दिल्ली सल्तनत पे वंश राज किए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि दीवान-ए-कोही एक विभाग था, इसकी स्थापना कौन किया था, तो दीवान-ए-कोही कृषि से रिलेटेड एक विभाग था, इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता नामक एक यात्री भारत आता है। इब्न बतूता नामक यात्री आता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये मोरक्को के रहने वाले थे, माफ कीजिएगा थे। और ये कौन सा किताब लिखे थे, तो ये रेहला नामक पुस्तक लिखा था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में कराया गया था कि कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं था, जैसे क्रिकेट शामिल नहीं तो उसी प्रकार के और भी एक खेल थे, तो उसमें एक ऑप्शन वुशु थे। ये भी इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन हमारे ख्याल से रहेगा ये, क्योंकि भाई इतने सारी खेल है ओलंपिक में, कैसे लोग याद रख पाएगा कि कौन से खेल नहीं है, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है आपको आंसर छांटना। तो यहाँ पे जो है इल्यूमिनेशन की विधि से ही आप इसको बना सकते हैं कि भाई ये तो था ये नहीं होगा, तो इस प्रकार से तो वुशु जो एक खेल है ये नहीं था टोक्यो ओलंपिक में। अब टोक्यो ओलंपिक की बात करें, भारत को कुल कितने पदक मिले, तो 7 पदक मिले। कौन कौन से मिले, 1 + 1 2 का 4 मिला है यहाँ पे, 1 गोल्ड, 2 जो मिला है रजत और 4 मिला है ब्रॉन्ज। गोल्ड एकमात्र नीरज चोपड़ा को मिला है, जो यहाँ से 2 बार क्वेश्चन तो पूछ दिया गया कि किसको मिला है गोल्ड और किस खेल के लिए मिला है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है। अब बात करते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 से होती है पियरे डे कुबर्टीन के द्वारा। वहीं जो प्राचीन ओलंपिक है ये 776 बीसी में ही स्टार्ट होता है, बीच में बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर 1896 में कुबर्टीन के प्रयास से जो है 1896 में चालू किया जाता है। दोनों जो ओलंपिक की शुरुआत जो है ग्रीस की शहर एथेंस से ही हुआ था। अब बात करें भारत कब लिया ओलंपिक में भाग, तो भारत द्वितीय ओलंपिक यानी 4 साल के बाद ओलंपिक होती है मेन वाली, तो द्वितीय ओलंपिक पहला 1896 में हुआ, तो दूसरा 1900 में हुआ। तो 1900 के ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था उसमें जो है भारत भाग लिए थे। अब बताएं ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति ये है अभिनव बिंद्रा 2008 में, जो बीजिंग में हुआ था चाइना के अंदर। इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग में जो है पहला गोल्ड प्राप्त किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हस्तिनापुर का लोहा किस राज्य में मिला है, ये जो है एनिशिएंट जीके है हिस्ट्री से, तो लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है कि अभी अभी कहाँ मिला है, तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश के मेरठ में जो है इस प्रकार का लोहा पाया गया है, देखा गया है। एक प्रश्न आया था करंट सेक्शन से, लेकिन ये भी जो है थोड़ा पुराना, ज्यादा पुराना करंट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, ये मोदी गवर्नमेंट से है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है इस प्रकार का जो है एक योजना चलाई गई। ये कब चलाई गई, 2015 में। इनका क्या लक्ष्य है कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को जो है कॉम्पिटेंसी प्रदान करना है, प्रशिक्षित करके तैयार कर लेना है जो है किसी चीज के लिए, किसी रोजगार वगैरह के लिए, या भी जिस चीज की ट्रेनिंग देती है उसमें जो है उसे तैयार कर लेना है, ट्रेंड कर देना है। तो ये 2022 तक लक्ष्य रखा है, 2015 में चालू किया गया था, कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। एक प्रश्न आया था, इस पे हमने कल ही वीडियो बनाया, ये भी लड़ गया था कि क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बताया था कि भाई अब वायलिन की बारी है, सरोद हो गई, बांसुरी हो गई। तो ये जो है वायलिन से पूछा गया था कि एन राजन जो है, डॉक्टर एन राजन किस चीज से संबंधित है। आपको जो है कल के डेट में देख लीजिए, एक वीडियो अपलोड है उसका, जो है ये तीसरा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वायलिन से आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरिप्रसाद चौधरी, बात सब ध्यान रखना है, वाद्य यंत्र और जनगणना जो है ये जो है एग्जामिनर नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। हरिप्रसाद चौरसिया से पूछा गया है, तो ये है बांसुरी से। पन्नालाल घोष भी बांसुरी से है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये दोनों राजेंद्र जो है, राजेंद्र स्क्वायर, ये दोनों ही बांसुरी से संबंधित है। बी कुंजमनी एन नीला, ये सब भी बांसुरी से संबंधित है। इसमें तो सीधे सीधे आपको याद करना पड़ेगा भाई, जो वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, दोस्तों कोरोना काल में जो अत्यंत गरीब आदमी है उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया था, जिसे अन्न वितरण योजना, इसके तहत जो अन्न वितरण किया जाता था, जो मार्च 2020 में आए,
लेकिन ये मात्र 3 महीने के लिए शुरू में लाया गया था, 3 मंथ के लिए, कि जून 2020 तक ही चलाएंगे। लेकिन बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर 31 मार्च 2022 होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किस सदन के अध्यक्ष होते हैं। इस पे तो हम परसों वीडियो बनाए थे, आपको बता भी दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आ रही है और ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा, जहां हमने ये भी बताया था कि नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री ही होते हैं भारत के। दोस्तों ये क्वेश्चन तो चलो आगे एग्जाम में कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस फॉर्म में क्वेश्चन, इस बेस्ट पे ये क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। एक प्रश्न जो आया था, इससे पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये वर्णित है। वर्तमान समय में वेंकैया नायडू जो है भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और ये जो है किनका स्थान लिया है, हामिद अंसारी साहब का जो है यह स्थान लिए हैं। आपको बता दें भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति पद पे रहने वाले 2 आदमी हो गए, एक तो एस राधाकृष्णन और दूसरा जो है हामिद अंसारी, जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत में उपराष्ट्रपति पद पे रहे हैं। अमीबा का वृद्धि किस प्रकार से होता है। तो अमीबा का जब जन्म होता है तो गोलाकार होती है, बाद में इसके शरीर जो है विभाजित होकर अलग अलग शेप में बन जाते हैं। तो ऑप्शन नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। वैसे हम अपने तरफ से रख दिए हैं कि विभाजन के तरफ से, विभाजन के द्वारा जो है इनका वृद्धि, इनका जो है जो वृद्धि होती है, इनका जो लाइफ स्पेंड होता है, तो विभाजन होता रहता है इनके लाइफ में, तो इसके लिए हम रख दिए। लेकिन ऑप्शन अगर आपको एग्जैक्ट पता था हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अमीबा के द्वारा होने वाला जो एक रोग है ये है पेचिस। ये किस अमीबा के द्वारा, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका, जो मानव के आंत में जाके बैठ जाता है। एक प्रश्न सरोजनी नायडू से संबंधित था, लेकिन क्या था प्रश्न लड़के ने नहीं बता पाया, तो हम अभी भी उनको जो है टेलीग्राम पे जो है, टेलीग्राम पे नहीं, हम तो उनसे पर्सनली भी बात करते हैं, तो हम उनको बताए हैं कि भाई अगर याद आ जाए तो बताना। तो अगर याद आ जाए तो हम जो है क्वेश्चन पिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरोजिनी नायडू से आया था लेकिन क्वेश्चन नहीं प्राप्त हुआ। बता दें इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, जो 1925 ईस्वी में किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता अगर सिर्फ पूछते हैं महिला के नाम लेके तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन जैसे ही भारतीय डाल के उसे इंडिया का जोर डाल देगा तो सरोजिनी नायडू होगा, जो पूर्णतः भारतीय थे, क्योंकि एनी बेसेंट जो है आयरलैंड के रहने वाली थी और इसे भारत की नागरिकता भी प्राप्त थी। एक प्रश्न किताब से आया था, खुशवंत सिंह के कौन से किताब है इस प्रकार का, तो खुशवंत सिंह की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, व्हाई आई एम एस्कॉर्टेड टू इमरजेंसी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, दिल्ली अ नोवेल। तो इस प्रकार की किताब है खुशवंत सिंह जी के। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर वही था। अगला एक प्रश्न है दोस्तों, नहीं यहाँ पे पूछा था खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो यही में से कोई एक हो सकता है। और भी खुशवंत सिंह के बुक है लेकिन ऑप्शन नहीं है। ओडिशा के मंदिरों के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि भाई कल्चर से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये है शिखर कहा जाता है, और शिखर जो तो मंदिर होती है उसके उंचली भाग को शिखर कहते हैं, और इस पे भी जो कुछ लगे होते हैं उसको ग्रीवा कहा जाता है उड़ीसा के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है इस बात की। आज उड़ीसा राज्य को टारगेट किया, वहां से 2 मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता, अभी हमने इसका चर्चा कर ही लिया कि नीरज चोपड़ा एकमात्र गोल्ड जीते टोक्यो ओलंपिक 221 के अंतर, जो 2020 वाला ओलंपिक कराया गया, इसमें 7 पदक जीते। इसका कैसा है, 1 + 2 + 4 है 7 पदक में। तो यही सब एक लिखा है। आगे एक प्रश्न पूछा था कि गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कल का परसों का जो वीडियो है इसमें पहला क्वेश्चन है, जहां पे हम सभी का फार्मूला भी बताते हैं, सभी का नाम बताते हैं और क्या क्या कहा जाता है इसको ये भी बताते हैं। तो गाड़ी के बैटरी का जो अम्ल है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, रसायन का राजा कहा जाता है। इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा भी कहा जाता है तथा सभी प्रकार के सेकेंडरी सेल में इनका उपयोग होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है, दोनों मिला के हो गए 99%। 1% के अंदर जो है अन्य सभी गैस
सम्मिलित है वायुमंडल के अंदर। एक क्वेश्चन आया था किताब से, फ्रीडम इन एक्सेल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्सेल जो है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो किताब इंपोर्टेंट रहेगी इस प्रकार का बायोग्राफी से, ये दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला का है। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इनके बारे में सारे फैक्ट जान लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कोरिलेशन से ज़्यादा याद होती है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हैं, जो हमारे चैनल का लोगो भी है, आप देख सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी के हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली के हैं। और CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2022 के अंदर, CHSL में पूछा गया था। बिलीव सुरेश रैना का है, ये भी क्रिकेटर है, तो आपको याद रखना है इतने आने वाले शिफ्ट के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था, निमराना बावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है निमराना बावड़ी। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में स्थित है और ये यूनेस्को के अंदर शामिल भी है रानी की वाव, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रख रहा हूँ कि राजस्थान आगे है तो राजस्थान से और भी चीज पूछे जाएंगे। तो राजस्थान में जो ऐश्वर्या और मंगला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित, अगर ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आता है तो राजस्थान आपका आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप ये भी टकराए हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में कहा गया है। राज्यपाल का क्षमादान 161 में है, वहीं पर राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति और राज्यपाल से आपको याद रखने हैं। वैसे अगर आपको याद नहीं हो रहा है राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, तो आप एक सूत्र याद रखें, प का नी को का दी यो दसम, तो आपको इसको याद रखना है। और आर्टिकल को कहाँ से रिलेट करना है? तो 52 से 61 तक। अब मैं पहला और आखिरी बता देता हूँ। प से पद होता है राष्ट्रपति का पद 52 में, म से महाभियोग होता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है 61 में, 100 से शपथ होता है, उसी प्रकार का से कार्यकाल होता है, नी से निर्वाचन होता है। तो आपको याद रखना है क्या? पकानी को का दियोदशम। राष्ट्रपति संबंधित सभी आर्टिकल याद हो जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल 72 है जो क्षमादान है, 280 है जो वित्त आयोग का गठन करते हैं, 123 से अध्यादेश जारी करते हैं। ये सब अलग से याद रखना पड़ेगा आपको। IPL की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार IPL की शुरुआत कब होती है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो 18 अप्रैल 2018 को IPL का प्रथम खेल खेला गया था। प्रथम IPL के विजेता कौन रहे थे? तो राजस्थान रॉयल रहे थे, राजस्थान रहे थे। कप्तान कौन था उनका उस समय? शेन वार्न उनके कप्तान थे, जो हाल में ही इनका मृत्यु हो गया है। बात करें 2022 में 15वां IPL खेली गई। प्रथम IPL के विजेता राजस्थान का बात कर लिया। 2022 IPL के विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। उप विजेता कौन है? राजस्थान। बहुत अच्छा कि पहला का विजेता है और 2022 वाले का उप विजेता है राजस्थान। बात करें कि भाई जो विजेता टीम है गुजरात टाइटंस, उनके कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या। स्पॉन्सर कौन रहा? तो टाटा। ऑरेंज कप किसे दिया गया? बटलर को। किसके तरफ से खेलते हैं? राजस्थान की तरफ से। और पर्पल कप किसे दिया गया? तो यजुवेंद्र चहल को, युवी को। तो आप देख सकते हैं, ये याद रखना है। अगला एक प्रश्न आया था, वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन था, हालांकि ये भी पुराना हो गया 4 मंथ। आपको पता ही है कि हाल में ही 5 स्टेट में चुनाव कराए गए। तो वहां पे जो है, यहाँ पे आप पार्टी, आम आदमी पार्टी आप जो है जीत गया, और भगवंत मान को जो है आपका वहां पे बनाया गया CM भगवंत मान को। और गवर्नर कौन है वहां? तो बनवारी लाल पुरोहित है, जो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब के गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न पूछा था बायोलॉजी से कि आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, तो दोस्तों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो डी डुबे जो है लाइसोसोम के खोजकर्ता है। वहीं प्रोटीन की फैक्ट्री आने वाले शिफ्ट के लिए तो किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न था कि वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये करंट सेक्शन से। तो विदेश सचिव जो है विजय मोहन क्वात्रा है। ये भी क्वेश्चन टकराया है हमारा विजय मोहन क्वात्रा वाला, क्योंकि हम ये पढ़ाए थे। तो विजय मोहन क्वात्रा जो है पहले नेपाल में भारत का राजदूत अपॉइंट था। इससे जो है वहां से हटा के क्या बनाया गया? विदेश सचिव बनाया गया। जो विदेश सचिव थे कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। उसको जो है भारत का फ्रांस में राजदूत बनाया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान समय में हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो है पहले विदेश सचिव हुआ करते थे, इनका स्थान कौन लिया? विनय मोहन क्वात्रा। और हर्षवर्धन श्रृंगला जी कहाँ चले गए? तो फ्रांस में चले गए रहने, वहां के एम्बेसी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
अगला एक प्रश्न, हाँ एक और इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए कि भारत में विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर। विदेश सचिव और विदेश मंत्री में अंतर होता है, आपको ये भी फाइंड करना है। एक प्रश्न आया था कि हॉकी खेल की अवधि कितनी समय की होती है, तो हॉकी खेल की अवधि जो है 60 मिनट की होती है, वही फुटबॉल की होती है 90 मिनट की होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हॉकी और फुटबॉल दोनों में 11 प्लेयर होते हैं। अब हॉकी से बात आई है तो थोड़ा सा और देख लीजिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, जिसका जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त को हमारे यहाँ इंडिया में। और विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विश्व खेल दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का ही पूछा जा रहा है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। टोटल ऊंचाई कितने हैं, 8850 मीटर। कहाँ स्थित है, नेपाल के अंदर। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, टकराए, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये जो है कौन है, तो ये है एंडीज। एंडीज जो है ये दुनिया की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और ये कहाँ स्थित है, तो साउथ अमेरिका में, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गाना अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया था। बाद में हमने वेरीफाई किया कि भाई ये क्वेश्चन पूछा भी गया था या नहीं, तो बाद में वेरीफाई से पता चला कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरिजीत सिंह के तो कितने सारे गाना है, आप आराम से इजी वे में इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। और वैसे कोई आदमी बोल रहा है कि चन्ना मेरे या जो गीत है ये आया था, तो ये गीत भी अरिजीत सिंह ने ही गाया था। एक प्रश्न आया था पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना कब लागू किया गया, तो पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना जो है 1 जून 2020, ये सब जो है कोरोना के कारण ही ये सब लाए गए थे स्कीम इंडिया में। और ये योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो आदमी छोटे मोटे ठेला पे अपनी बिजनेस करते हैं रेहड़ी के किनारे लगा के, तो उसको जो है 10,000 रुपये की एक छोटी सी लोन की रकम जो है प्रदान करवाना इन योजना का लक्ष्य था, ताकि उनका दुकान चलता रहे। एक प्रश्न आया था कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जहाँ याओसांग त्योहार पूछा गया था वहां पे हमने हॉर्नबिल, थाईपुसम, लोसांग और लोसार को रखा था। तो आज जो है हॉर्नबिल का दिन था, हॉर्नबिल पूछा गया जो नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, आप विस्तृत में जानिए। तो वहाँ एक त्योहार भी होती है नागालैंड में जिसे हॉर्नबिल त्योहार कहते हैं। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार जो है लेह तथा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार जो त्योहार है ये बौद्ध धर्म का जो त्योहार है, तो बौद्ध धर्म लेह में भी है और हिमाचल प्रदेश में, साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी मात्रा में है, तो वहां भी लोसार की त्योहार हो सकती है। लेकिन लोसांग जो है ये सिक्किम में होती है, हॉर्नबिल नागालैंड में होती है। आने वाले शिफ्ट के लिए थाईपुसम रख लीजिए, जलीकट्टू तमिलनाडु में, साथ ही साथ पोंगल भी तमिलनाडु में होता है। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में लगी थी। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। असम में झूम की खेती जो होती है कि भाई खेती में जो अवशेष बचते हैं उसे आग लगा के राख बना दिया जाता है, कुछ दिन खाली छोड़ा जाता है खेतों को। तो इस प्रकार की जो पहाड़ी ढलान पे खेती, झूमी खेती, उसे असम में क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नहीं मिला है। और इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अन्य स्टेट को मैं बता रहा हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश का पोडू कहा जाता है, मणिपुर में इसे पमलू कहा जाता है, राजस्थान में इसे बालरा कहा जाता है, झारखंड में कुरवा कहा जाता है, उड़ीसा में कोमन कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है स्थानांतरित कृषि से। एक प्रश्न आया था कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों जब भारत में यह बताया गया था कि मुगल वंश की स्थापना कौन किया, तो वहां पे हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया था मुगल वंश से शुरू से लास्ट तक का, उसमें पानीपत के तीनों लड़ाई के बारे में भी जिक्र किया था। तो ये क्वेश्चन भी टकराई है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। विजयी कौन रहे थे, तो बाबर रहे थे। इसके उपरांत क्या हुए, तो मुगल वंश की स्थापना हो गई भारत में बाबर के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है, 1556 ईस्वी में। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। कौन जीतता है, अकबर। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब होती है, 1761 ईस्वी में। किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें कौन विजय होता है, अहमद शाह अब्दाली। तो आपको ये ध्यान रखना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर। और अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। संस्थापना कब होती है, 1526 में। समाप्ति कब मानी जाती है, 1857 में। इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह के बाद, जिस समय अंग्रेज कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर थे, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी, वायसराय हैं, माफ कीजिएगा, वायसराय हैं, भारत के प्रथम वायसराय हैं। तो उसी समय जो है इसे कैद करके रंगून ले जाया गया
और ये मुगल वंश की समाप्त मानी जाती है। एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था दोस्तों कि पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली थी, अध्यक्षता नहीं पूछा जा रहा है, अध्यक्षता जो है ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कौन महिला था जो प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन जो बैठक हुई उसमें सिंपली भाग ली। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पे एक ऑप्शन था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ही राइट आंसर था और ये भारत के प्रथम स्नातक महिला भी है। प्रथम स्नातक महिला जो है ये कादम्बिनी गांगुली ही है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगले शिफ्ट के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्म में, ये आ सकता है कि भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू 1925। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे सिर्फ महिला अध्यक्ष है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए सारे के सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ रखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और एक कमेंट हमें जरूर कीजिएगा।